नमस्कार दोस्तों, ज्ञान प्रवाह 24x7 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग यूपीपीएससी आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो सामान्य अध्ययन से रिलेटेड है। और इस टेस्ट सीरीज में जो आने वाले आरओ एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को जो है ज्वाइन कर लीजिए, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को जो है अभिकथन ए और तथा दूसरे को जो है कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि ऊंचाई के साथ तापमान जो है घटता है तथा विरल वायु के कारण जो है मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो है अधिक ठंडे होते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आगरा और दार्जिलिंग जो है एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो जनवरी में आगरा का औसत तापमान जो है 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का जो है 4 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका जो अभिकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और ऊंचाई के साथ तापमान जो घटता है तथा विरल वायु के कारण जो है मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश जो अधिक ठंडे होते हैं। तो इसका जो कारण है वो भी सही है। और कारण जो है वो अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से जो कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें जो पूरब से पश्चिम से क्रम क्रम में लगाइए। कर्क रेखा जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह जो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वे कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से जो कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ओके। और इनको जो है पूरब से पश्चिम क्रम में लगाइए। सबसे पश्चिम में जो कर्क रेखा गुजरात से गुजरती है, गुजरात से। फिर उसके बाद राजस्थान से गुजरती है, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से, फिर झारखंड से, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल से, वेस्ट बंगाल से गुजरती है, फिर उसके बाद त्रिपुरा से, फिर मेघालय से, सॉरी मिजोरम से होके गुजरती है। ये 8 राज्यों से जो कर्क रेखा गुजरती है। तो सबसे पूरब में जो पश्चिम बंगाल है इसमें, तो सबसे पूरब में ये दो आ जाएगा, सबसे पूरब में हो जाएगा। उसके बाद झारखंड, झारखंड का स्थान आता है, तो ये 4, 2, 4, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ 7, 2, 4, 7, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 5 और उसके बाद गुजरात। तो इसमें ये आंसर हो जाएगा 2, 4, 7, 5, 1, 2, 4, 7, 5, 1। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर जो सर्वाधिक संभव भौगोलिक प्रभाव क्या होता? पहला है, देश के अधिकांश भाग में जो साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता। और दूसरा कथन है, सिंध गंगा मैदान जो इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। और तीसरा है, मानसून का प्रतिरूप जो वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत की उत्तरी सीमा पर यदि हिमालय नहीं होता तो जो है देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का जो अनुभव होता, जो उत्तर भारत के जनजीवन को जो अस्त व्यस्त कर देती। इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके। और सिंधु गंगा मैदान जो इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से जो वंचित हो जाता अगर हिमालय पर्वत नहीं होता। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित है। ओके। और मानसून, भारत का मानसून जो है वो मानसून प्रतिरूप जो वर्तमान प्रतिरूप से जो भिन्न होता। जिसका जो कथन 3 है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें तीनों कथन जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियां, क्षेत्र। कार्डामम पहाड़ियां, कार्डामम पहाड़ियां जो है कार्डामम पहाड़ियां दक्षिण भारत के केरल एवं तमिलनाडु राज्य में स्थित है, ना कि कोरोमंडल तट पर। तो इसका जो ए है वो गलत हो जाएगा, कथन एक जो है वो गलत है।
इसमें क्या पूछा गया, सही सुमेलित कौन सा सही सुमेलित है, तो इसमें जो कथन एक है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, या जो केरल और तमिलनाडु के तट पर स्थित है। ओके, कार्डमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। केरल और तमिलनाडु में स्थित है। ओके, और कैमूर पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ना कि कोंकण तट पर, या जो है एमपी में मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो कथन हुआ वो भी सही सुमेलित नहीं है। महादेव पहाड़ियाँ, महादेव पहाड़ी जो मध्य प्रदेश यानी मध्य भारत में जो स्थित है, तो इसका जो तीन है वो सही सुमेलित है। ओके, और मिकिर पहाड़ी जो पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, तो इसका जो कथन चार है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें केवल तीन और चार जो सही सुमेलित है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो सही है। पहला है, दक्कन के पठार क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा कथन है, मालवा के पठार जो है विंध्य के कगारों से ऊंचे हैं, जो पठार के पूर्वी पार्श्व भाग बनाते हैं। और तीसरा कथन है, पश्चिमी सतपुड़ा जो है वो नर्मदा और ताप्ती नदियों को पृथक करते हैं। और चौथा है, छोटा नागपुर पठार जो है आग महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से प्रकृतिस्थ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। दक्कन का पठार जो त्रिभुजाकार है और यह जो उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत है, तो इसका जो कथन सही है A1 जो है वो सही है, या उत्तर से दक्षिण की ओर जो है विस्तृत है दक्कन का पठार। और पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी जो है उत्तर में नर्मदा नदी तथा दक्षिण में जो ताप्ती नदी बहती है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी से, और इस प्रकार यह जो दोनों को पृथक करती है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और छोटा नागपुर पठार जो है आग महाकल्पी ग्रेनाइट और नाइस चट्टानों से जो बना हुआ है, तो इसका जो कथन चार है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और मालवा का पठार जो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के जो मध्य स्थित है, ना कि या जो मालवा पठार जो विंध्यन के कगारों में स्थित है, या जो मालवा अरावली और विंध्यन के मध्य स्थित है। जिसका जो कथन चार है, सॉरी कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक तीन और चार जो है सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित होती है। और दूसरा कथन है, ये पर्वत श्रेणियों के आर पार काट कर अपना मार्ग बनाती हैं। उपयुक्त कथनों में से जो कौन सा इंगित करता है कि वे नदियां जो हिमालयी भू आकृति से पुरानी हैं। हिमालयी नदियां जो पर्वत श्रेणी को आर पार काट कर अपना मार्ग जो बनाती हैं, और ये नदियां जो हिमालय भू आकृति से पुरानी है, तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। वे सामान्य नदी दिशा के विपरीत प्रवाहित नहीं होती, बल्कि उसी की दिशा में जो है प्रवाहित होती है, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और ये जो धरातली ढाल तथा संरचना के संयोजन नहीं करती, इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन दो जो है सही है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है, देवप्रयाग अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है। और दूसरा कथन है, रुद्रप्रयाग अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर अवस्थित है। और तीसरा कथन है, अलकनंदा नदी जो बद्रीनाथ से बहती है। और चौथा कथन है, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में जाना जाता है। देवप्रयाग जो अलकनंदा एवं भागीरथी नदी के संगम पर स्थित है, तो इसका जो कथन एक है वो सही है। ओके, और रुद्रप्रयाग जो अलकनंदा एवं मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है, जिसका जो कथन दो है वो भी सही है। ओके, और अलकनंदा नदी जो है वो बद्रीनाथ से होकर बहता है, तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही सुमेलित है। ओके, और केदारनाथ जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में शामिल नहीं है। आदि शंकराचार्य द्वारा भारत के चार दिशाओं में जो स्थापित चार पीठ जो प्रमुख हैं, जो हैं बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और श्रृंगेरी गोवर्धन। ये चार पीठ जो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए गए हैं, ना कि केदारनाथ में या जो बद्रीनाथ में स्थापित किया गया है। तो इसमें जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा, तो इसमें एक दो और तीन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए और तथा नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में सहायक नदी। गोदावरी। गोदावरी की सहायक नदी जो पेनगंगा है, तो इसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और महानदी, महानदी की सहायक नदी जो है वो शिवनाथ है, तो इसका जो बी है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। और दामोदर, दामोदर की सहायक नदी जो बराक है, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और कावेरी, कावेरी की सहायक नदी जो भावनी है, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए, हिमालय से निकलने वाली नदियां सतत वाहिनी हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि हिमालयन नदियों का उद्गम स्रोत जो है हिमानियों में स्थित है। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां जो सतत वाहिनी नदियां हैं, क्योंकि हिमालयन नदियों का उद्गम स्थल जो है वो हिमानी स्रोतों से है, हिमानी स्रोत में स्थित है। तो इसका जो कथन और कारण जो है दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है सागर पुलिन और सूची 2 में राज्य। दीघा सागर, दीघा सागर जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और गोपालपुर आंसी, गोपालपुर आंसी सागर जो है वो उड़ीसा में स्थित है, तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और कलांगुट सागर, कलांगुट सागर जो गोवा में स्थित है, तो इसका सी जो है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और मरीना, मरीना जो तमिलनाडु में स्थित है, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में घाटी और सूची 2 में राज्य। जूकू घाटी, जूकू घाटी जो है वो नागालैंड में स्थित है, तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। यूथांग घाटी, यूथांग घाटी जो सिक्किम राज्य में स्थित है, तो इसका जो बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और न्योरा घाटी, न्योरा घाटी जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और सांगला घाटी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दर्रों को पश्चिम से पूरब के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जोजिला दर्रा, शिल्पकिला दर्रा और मुलिंगला दर्रा, बोमडीला दर्रा और जलेपला दर्रा। इनको जो है पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करना है। तो सबसे पश्चिम में जो है वो जलेपला दर्रा, जलेपला दर्रा जो है सिक्किम में है, ये जो है सिक्किम, सिक्किम में है। ओके। और बोमडीला दर्रा, बोमडीला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और मुलिंगला दर्रा जो है, मुलिंगला दर्रा ये जो उत्तराखंड में स्थित है, यूके में। और शिल्पकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिल्पकिला दर्रा। और जोजिला दर्रा जो लद्दाख में है। ओके, लद्दाख में स्थित है। तो सबसे पश्चिम जो जोजिला दर्रा है सबसे पश्चिम में, फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश में शिल्पकिला दर्रा है, फिर मुलिंगला दर्रा, फिर उसके बाद जलेपला दर्रा, फिर बोमडीला दर्रा। तो इसमें 1 2 3 5 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सबसे पश्चिम में जो जोजिला दर्रा है, फिर उसके बाद शिल्पकिला दर्रा, फिर मुलिंगला दर्रा, फिर उसके बाद जलेपला, फिर बोमडीला दर्रा है। तो इसमें जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून का निवर्तन इंगित होता है। पहला है साफ आकाश से, दूसरा है बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, और तीसरा है स्थल पर तापमान के बढ़ने से। निम्नांकित कूटों से अपना उत्तर चुनें। अक्टूबर नवंबर में जो है आईटीसी जेट की दक्षिण की ओर खिसकने से जो है बंगाल की खाड़ी में उच्च दाब का निर्माण होता है। यूं स्थल भाग में कुछ समय के लिए जो तापमान में वृद्धि होती है तथा स्वच्छ आकाश जो मानसून के निवर्तन का जो संकेत होता है। और मानसून के निवर्तन की ऋतु में जो मौसम जो उत्तरी भारत में सूखा होता है, जबकि प्रायद्वीपीय के पूर्वी भाग में जो वर्षा होती है। तो इस प्रकार इसमें ये सभी जो है वो मानसून का निवर्तन इंगित करते हैं। तो इसमें जो
ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, मानसून सर्वप्रथम मालाबार तट पर पहुंचा है। और दूसरा कथन है, दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। और तीसरा कथन है, जब अस्थायी पवनी कटिबंध दक्षिण की ओर स्थानांतरित होना शुरू करते हैं तो दक्षिण पश्चिम मानसून जो है निवर्तित हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। मानसून से तात्पर्य जो है मानसूनी हवाओं में परिवर्तन से है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में जो वर्षा होती है। और भारतीय मानसून की उत्पत्ति का जो मुख्य कारण जलीय एवं स्थलीय भाग के तापमान में भिन्नता होना है। और दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ जो है भारत के केरल राज्य यानी मालाबार तट से होता है। और दक्षिण पश्चिम मानसून से राजस्थान के अत्यंत ही कम वर्षा होती है। राजस्थान में जो है अत्यंत ही कम वर्षा होती है, ना कि नहीं होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो सही है। ओके। और अस्थायी पवन कटिबंध का दक्षिण की तरफ खिसकाव होने के कारण जो दक्षिण पश्चिम मानसून जो कमजोर हो जाता है। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें एक और जो है 23 सही है, जबकि कथन दो जो है वो गलत है दक्षिण पश्चिम मानसून के संबंध में। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो से जो सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो सही उत्तर चुनिए। सूची वन में स्थान और सूची दो में समान वनस्पति प्रकार। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में जो उष्णकटिबंधीय सदा हरित वनस्पति पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं। तो इसका जो ए है वो दो से सुमेलित हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयी आर्द्र वन पाए जाते हैं, हिमालयी आर्द्र वन। तो इसका जो बी है वो तीन से सम्मिलित हो जाएगा। और हरियाणा एवं पंजाब, हरियाणा एवं पंजाब में जो उष्णकटिबंधीय कंटकी वन पाए जाते हैं। तो इसका जो सी है वो फोर से सम्मिलित हो जाएगा। और छोटा नागपुर पठार में जो है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो इसका जो डी है वो वन से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें दो तीन चार एक, दो तीन चार एक, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, एक को जो है अभिकथन ए तथा दूसरे को जो कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन ए, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश जो भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो इसका जो अवकथन है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और गेहूं के बोने के समय जो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तथा पकने के समय जो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस का तापमान और 75 से 80 सेंटीमीटर जो औसत वार्षिक वर्षा उत्तम माना जाता है। इसका जो कथन कारण है वो भी सही सुमेलित है। ओके, सही है, सॉरी। और कारण जो है अभिकथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन को सूची दो के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची वन में फसल और सूची दो में मौसम। सूरजमुखी, सूरजमुखी जो है सभी मौसमों में बोया जाता है। तो इसका जो ए है वो फोर से सम्मिलित हो जाएगा। और खरबूजा, खरबूजा जो है वो ज्यादातर गर्मी में बोया जाता है। तो इसका जो बी है वो दो से सम्मिलित हो जाएगा। खरबूजा जो है गर्मी का फसल है। और कपास, कपास जो है वो खरीफ की फसल है और या जो वर्षा में बोई जाती है, वर्षा के समय बोई जाती है। तो इसका जो सी है वो वन से सम्मिलित हो जाएगा। और अलसी, अलसी जो है वो रबी की फसल है और या जो सर्दियों में बोई जाती है। तो इसका जो डी है वो तीन से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें चार दो एक तीन, चार दो एक तीन, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची वन, सूची वन को सूची दो से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। सूची वन में जो है उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र और सूची दो में जो है उत्तर प्रदेश के जनपद। उत्तर प्रदेश को जो 9 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है और वे हैं
भावर एवं मैदानी तराई मैदान। और दूसरा है पश्चिमी मैदान, इसमें जो है सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद आदि जनपद जो शामिल है। और तीसरा है मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, इसमें जो बिजनौर, मुरादाबाद, बदायूं, बरेली आदि जो शामिल है। ओके। पश्चिमी मैदान में जो है वो सहारनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद शामिल है। तो इसमें सहारनपुर है, गौतम बुद्ध नगर है, तो यह जो पश्चिमी मैदान का क्षेत्र है। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। मध्य मैदानी क्षेत्र, मध्य मैदानी क्षेत्र में जो है वो कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, फतेहपुर फतेहपुर रायबरेली, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी और इलाहाबाद जो है जनपद शामिल है। तो इसका जो बी है वो वर्ड से सम्मिलित हो जाएगा। कौशाम्बी जो है वो मध्य मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है। ओके। और उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में जो है वो सिद्धार्थनगर, बहराइच, बस्ती, गोरखपुर और आदि जनपद जो शामिल है। तो इसका जो सिद्धार्थनगर जो है वो उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र में शामिल है। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और बुंदेलखंड क्षेत्र में जो झांसी, चित्रकूट और ललितपुर आदि जनपद शामिल है। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3, 1, 4, 2 तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। इसमें इसमें ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जो सुमेलित नहीं है? स्थानांतरण, कृषि का नाम और राज्य। पोंडू। स्थानांतरण कृषि से आशय जो है जब कृषि भूमि पर एक फसल उगाकर एवं उपज को जो प्राप्त करके उसे जो जलाकर छोड़ दिया जाता है एवं अगली उपज को जो उगाने के लिए किसी अन्य भूमि की तलाश की जाती है, तो उसे जो स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। और यह जो कृषि पूर्वोत्तर राज्यों की विशेषता है। स्थानांतरण कृषि जो पूर्वोत्तर राज्यों की एक विशेषता है। और इसे जो झूमिंग कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो है इसे भिन्न भिन्न राज्यों में जो भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में जो इसे स्थानांतरण कृषि को जो पोंडू कहते हैं। इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। ओके। और मासा, मासा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थानांतरण कृषि को कहा जाता है, ना कि हिमाचल प्रदेश में। यह जो मध्य प्रदेश में, एमपी में कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। और पोनम, पोनम जो है वो पोनम जो है वो केरल राज्य में स्थानांतरण किसी को कहते हैं। तो इसका जो सी है वो सही है। और झूम, झूम जो ओसम में कहा जाता है स्थानांतरण किसी को। तो इसका जो डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें बी जो सही सुमेलित नहीं था, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? प्रसिद्ध स्थान और देश। बैकानूर, बैकानूर जो कजाकिस्तान का एक प्रसिद्ध स्थान है, कजाकिस्तान का, ना कि रूस का। इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसमें जो ए है वो सही सुमेलित नहीं है। बैकानूर जो है कजाकिस्तान का, ना कि रूस का। यह जो है कजाकिस्तान का, कजा कजाकिस्तान का। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके। और अन्य कथन जो है सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में देश और सूची 2 में राजधानी। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया की राजधानी जो वियना है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की राजधानी जो है वो ब्रातिस्लावा है। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और स्लोवेनिया, स्लोवेनिया की राजधानी जो है वो लजुलबजाना है। तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और क्रोएशिया, क्रोएशिया की राजधानी जो है वो जाग्रेब है, जाग्रेब। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। नियाग्रा प्रपात, नियाग्रा प्रपात जो न्यूयॉर्क राज्य में स्थित है। तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ओके। और हजारों झीलों की भूमि, हजारों झीलों की भूमि जो फिनलैंड को कहा जाता है। तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और एफिल टावर, एफिल टावर जो पेरिस में स्थित है। तो इसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और विश्व की छत जो पामीर घाट को कहा जाता है, पामीर में। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तिब्बत में पामीर घाट को जो विश्व की छत कहा जाता है। तो इसमें 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, चुनाव कीजिए। सूची 1 में पर्वत और सूची 2 में देश। किलिमंजारो देश, सॉरी किलिमंजारो पर्वत। किलिमंजारो पर्वत जो तंजानिया में है, जिसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और टुबकल, टुबकल पर्वत जो है वो मोरक्को में है, जिसका जो बी है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। और स्टेनली पर्वत, स्टेनली पर्वत जो है वो ये युगांडा में है। स्टेनली पर्वत जो युगांडा में, जिसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और होग्गार पर्वत, होग्गार पर्वत जो है वो अल्जीरिया में है, जिसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2, 3 3 1 4 2, जिसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पर्वत और सूची 2 में प्रकार। एंडीज, एंडीज जो नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जिसका जो ए है वो 2 से सुमेलित हो जाएगा। और अपलेशियन पर्वत, अपलेशियन पर्वत जो है वो ये जो प्राचीन या पुरातन जो मोड़दार पर्वत का उदाहरण है, जिसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और विसुवियस पर्वत, विसुवियस पर्वत जो ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, विसुवियस जो है ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है, जिसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और कैटस्किल पर्वत, कैटस्किल पर्वत जो है वो ये जो अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जिसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में ज्वालामुखी और सूची 2 में देश। असामा, असामा ज्वालामुखी जो जापान में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जापान की एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। यह जो सक्रिय सक्रिय ज्वालामुखी है असामा। ओके। और कराकटोआ, कराकटोआ जो है वो ये इंडोनेशिया की ये प्रशुप्त ज्वालामुखी है, प्रशुप्त प्रसुप्त प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ओके। यह इंडोनेशिया की है, तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और लाकी, लाकी ज्वालामुखी जो आइसलैंड की एक ज्वालामुखी है, आइसलैंड की, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। ताल ज्वालामुखी जो है वो फिलीपींस की एक सक्रिय ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है फिलीपींस की, तो इसका जो डी है तो वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 1 4 2, 3 1 4 2, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित झीलों को आरोही क्रम में जो श्रेणीबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला है ह्यूरन, दूसरा मिशिगन, तीसरा सुपीरियर और चौथा है विक्टोरिया। इसको जो क्षेत्रफल की दृष्टि से आरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में जो व्यवस्थित करना है। ओके। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उपयुक्त झीलों का आरोही क्रम जो सुपीरियर झील सबसे बड़ा झील है, और यह जो यूएसए और कनाडा में है सुपीरियर झील। ओके। यह जो यूएसए और कनाडा में है, यूएसए प्लस कनाडा में है। ओके। यह झील सुपीरियर झील, और यह जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा झील है, इसकी क्षेत्रफल जो है वो लगभग 82,350 जो वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह सबसे बड़ा झील सुपीरियर झील है। फिर उसके बाद जो विक्टोरिया झील है, फिर उसके बाद ह्यूरन है, फिर उसके बाद मिशिगन है। सबसे छोटा इसमें मिशिगन झील है। इसकी इसका क्षेत्रफल जो मिशिगन का क्षेत्रफल जो लगभग 5800 किलोमीटर, ये 5800 वर्ग किलोमीटर है। ओके। तो सबसे बड़ा जो सुपीरियर है, फिर विक्टोरिया, फिर ह्यूरन है, फिर उसके बाद मिशिगन है। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 का सुमेल कीजिए तथा सही उत्तर जो कूट से चुनिए। सूची 1 में नदी और सूची 2 में बांध। यांगत्सी नदी, यांगास्ती नदी पर जो 3 गार्जेट बांध स्थित है, तो इसका जो ए है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और दामोदर नदी, दामोदर नदी पर जो पंजेत हिल बांध जो स्थित है, तो इसका जो बी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। नील नदी, नील नदी पर जो असवान बांध स्थित है, तो इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और जाम्बेजी, जाम्बेजी नदी पर जो करीबा बांध स्थित है, तो इसका जो बी डी है वो
2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 1 2, 4 3 1 2, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सागर, सागरों से लगा। एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देश जो हैं वो इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, ब्रोसियाना, मांटेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, ये जो है वो एड्रियाटिक सागर से लगने वाले देश हैं। तो इसका जो ए है वो सही सुमेलित है। ओके, अल्बानिया जो है इसे लगता है, अल्बानिया से लगता है, तो इसका जो ए कथन एक है वो सही है। ओके, काला सागर, काला सागर से लगने वाले देश जो है वो पश्चिम में बुल्गारिया, रोमानिया, और उत्तर पूर्व में जो रूस और यूक्रेन, और दक्षिण में जो तुर्की और जॉर्जिया, ये जो है वो काला सागर से लगने वाले देश है, ना कि क्रोएशिया जो है इससे नहीं लगता, अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर से लगने वाले देश जो है वो अजरबैजान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और कजाकिस्तान है। इसका जो 3 है वो सही है। कजाकिस्तान से जो कैस्पियन सागर से जो कजाकिस्तान अपनी सीमा साझा करता है। तो इसमें जो सी है, 3 है जो है वो सही हो जाएगा इसमें। और भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से लगने वाले देश जो है वो स्पेन, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, मोनाको, क्रोएशिया, ब्रोसियाना, मांटेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस, तुर्की, सीरिया, लेबनान, इजराइल, मिस्र, लीबिया और ट्यूनीसिया आदि, ये सभी जो है भूमध्य सागर से अपनी सीमा साझा करते हैं। यानी भूमध्य सागर से मोनाको जो है वो मोरक्को अपनी सीमा जो साझा करता है। तो इसका जो 4 है वो भी सही सुमेलित है। और लाल सागर, लाल सागर से जो देश लगती है वो है सऊदी अरब, यमन, मिस्र, सूडान और इरिट्रिया और जिबूती, ये सभी जो है वो लाल सागर से लगने वाले देश हैं, ना कि सीरिया। सीरिया जो है लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसका जो कथन 5 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 3 और 4 जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो विचार कीजिए। पहला कथन है, जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी एनपीओपी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। और दूसरा कथन है, एनपीओपी एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और तीसरा कथन है, सिक्किम जो भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर जैविक खेती के केंद्रित एवं सुव्यवस्थित विकास हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वर्ष 2001 में अपने उपक्रम कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीईडी ए के माध्यम से जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं को जो नियंत्रित करने के लिए एनपीओपी यानी नेशनल प्रोग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यानी राष्ट्रीय जैविक उत्पाद कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई थी, ना कि इसकी शुरुआत जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। तो इसका जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन 2 जो है वो सही है। ओके, और एनपीओपी के क्रियान्वयन के लिए जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जो सचिवालय के रूप में कार्य करता है। और सिक्किम जो भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी सही है। तो इसमें केवल 2 और 3 जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एक बायोम एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है और कारण में कहा जा रहा है कि इसमें एक प्रदेश के जैव एवं अजैव दोनों तत्व जो शामिल किए जाते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। बायोम जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र का ही एक प्रमुख भाग है और इसके अंतर्गत जो वनस्पति और जीवों के समस्त क्रियाशील समूह जो शामिल किए जाते हैं। किसी प्रदेश विशेष की जलवायु, मिट्टी आदि कारकों के सामंजस्य स्थापित कर जो जटिल जैव समुदाय जो विकसित होता है, जो बायोम कहलाता है। तो इसमें कथन और कारण जो है दोनों सही है और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोट्स का प्रयोग करके जो है सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में जैव मंडल भंडार और सूची 2 में अवस्थिति। नोक्रेक,
नोकरेक जैवमंडल जो है वो मेघालय में स्थित है, मेघालय में है। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। मानस, जैसा कि आप जानते हैं मानस जैव मंडल जो है वो भंडार, ये जो है असम में है। मानस जो है असम में है। तो इसका जो बी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और दिहांग दिबांग, दिहांग दिबांग जैव मंडल जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और अगस्ताय मलाई, अगस्ताय मलाई जो है केरल में और तमिलनाडु में है। तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, भोजन जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को बढ़ावा देती है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि वह पारिस्थितिकी तंत्र की समुत्थान शक्ति को बढ़ाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। भोजन जो है जालों में विविधता वृद्धि पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता को जो बढ़ावा देती है, क्योंकि वह जो पारिस्थितिकी तंत्र की सुत्थान शक्ति को जो बढ़ाती है। भोजन की दृष्टि से खाद्य श्रृंखला में उत्पादन, उपभोक्ता और अपघट्य के बीच जो घनिष्ठ संबंध होता है। और अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को जो खाद्य जाल कहते हैं। और खाद्य जाल जो एक संपूर्ण समुदाय के सभी जीवों के संबंध स्थापित करता है। तो इसमें कथन और कारण जो है वो दोनों सही है। और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, एरोसॉल जो है जलवायु परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। और कारण आर में कहा जा रहा है कि एरोसॉल जो है लघु तरंगी एवं अवरक्त विकरणों से अन्योन्य क्रिया करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एरोसॉल जो वातावरण में सूक्ष्म कण होते हैं जो जल, बर्फ, राख, खनिज, धूल या अम्लीय बूंदों में बने होते हैं। और वातावरणीय एरोसॉल के अंतर्गत जो है वह ज्वालामुखी धूल, जीवाश्म ईंधनों के दानों से जो उत्सर्जित राख एवं वनों के जलने से निर्मित कण आदि जो सभी आते हैं। एरोसॉल जो जलवायु परिवर्तन की क्षमता रखते हैं एवं एरोसॉल जो लघु तरंगे एवं अवरक्त विकिरणों के अन्वयन क्रिया करते हैं। अधिकांश एरोसॉल जो विकिरण के परिवर्तन को बढ़ाकर एल्बिडो में वृद्धि करते हैं, जिससे ग्लोबल कूलिंग की संभावना जो बनती है। तो इसमें दोनों कथन जो कथन और कारण जो है दोनों सही है। और कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। पहला है समोच्च बाध, दूसरा अनुपात शासन, तीसरा शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है? कौन सी मृदा जो कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में जो सहायक है, ऐसा पूछा गया रहा जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में। ओके, तीनों पद्धतियां जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन में मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक होती हैं। इस प्रकार इसमें 1 2 और 3 जो तीनों सही हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऐसा लिखा गया है, यह मिसप्रिंट हो गया। सूची 1, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत ही कम ताप पर भंडारण को कहा जाता है। बहुत ही कम ताप पर भंडारण को कहा जाता है। इसका जो ए है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, भूकंप। भूकंप जो है अभिकेंद्र पे सबसे पहले आता है, अभिकेंद्र से संबंधित है भूकंप का संबंध। तो इसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र, जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र जो विशिष्ट संवर्ग का संरक्षित क्षेत्र को जो जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। इसका जो सी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और रेड डाटा बुक, रेड डाटा बुक जो संकटापात्र प्रजातियों का अभिलेख करता है। तो इसका जो डी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 1 2, 3 4 1 2। तो इसका जो ऑप्शन डी बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अधिकारी और सूची 2 में कार्य। तलार, तलार जो है वो राज्य सुरक्षा कर्मी का अधिकारी को कहते थे। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। राज्य सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी जो है वो तलार कहलाता था। इसमें जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और पट्टाकोल, पट्टाकोल जो ग्रामीण
जो गांव में जो कर वसूली करने वाले अधिकारी को पट्टा कोल कहते थे, जिसका जो बी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और साधापति जो है वो चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता था, जिसका जो सी है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और बलाधिप जो है वो चुंगी का सुरक्षक होता था, चुंगी का सुरक्षक जो को बलाधिप कहते थे, तो इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में हड़प्पा स्थल और सूची 2 में आधुनिक नाम। धौलावीरा, धौलावीरा का आधुनिक नाम जो है इसे कादिर टापू के नाम से भी जाना जाता है वर्तमान में। तो इसका जो ए है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। और यह जो कच्छ के रण में, कच्छ जिले में स्थित है। ओके, धौलावीरा या कादिर टापू जो कच्छ में है। ओके, और राखी गढ़ी, राखी गढ़ी का वर्तमान में जो हिसार के नाम से जाना जाता है, हिसार के राखी गढ़ी स्थल को, हड़प्पा स्थल को जो हिसार के नाम से जाना जाता है। इसका जो बी है 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और भिड़ाना, भिड़ाना जो है वो हरियाणा या जो फतेहाबाद जिले में स्थित है, हरियाणा को भिड़ाना के नाम से जाना जाता है। भिड़ाना स्थल, हड़प्पा स्थल का भिड़ाना। ओके, तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और भोगवा, भोगवा जो सौराष्ट्र, वर्तमान सौराष्ट्र को जो भोगवा के नाम से जाना जाता था हड़प्पा स्थल में, आधुनिक मतलब प्राचीन काल में। इसका जो डी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 3 2 4 1, 3 2 4 1, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगमन के रूप में जाने जाते हैं। और दूसरा कथन है, अज्ञातन जैन ग्रंथों की भाषा पाली की एक पूर्वी बोली है जिसे जो अर्धमगधी कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? जैनों के पवित्र ग्रंथ सिद्धांत या आगम के रूप में जो जाना जाता है, और जैन साहित्य को जो आगम या सिद्धांत भी कहते हैं। और इनकी रचना जो प्राकृत भाषा यानी अर्धमगधी में की गई है। और पाली भाषा का शाब्दिक अर्थ जो पवित्र रचना है। और बौद्ध ग्रंथ के त्रिपिटक की रचना भी पाली में हुई है। अर्धमगधी भाषा जो पाली की पूर्वी बोली न होकर उसकी सहायक भाषा है। अर्धमगधी भाषा जो मगधी तथा सौरसेनी भाषा का मिश्रित रूप है। जैन साहित्य जो अर्धमगधी के अतिरिक्त संस्कृत एवं अपभ्रंश भाषा में भी लिखी गया है। जिसमें कथन जो 1 है वो सही है, जबकि कथन 2 जो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो कथन 1 है वो सही है, तो इसमें केवल 1 सही है, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मगध राजवंशों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंदवंश, शुंगवंश, मौर्यवंश, हर्यक वंश। उत्तर जो है निम्न कूटों में से चुने। हर्यक वंश की स्थापना जो है राजा बिंबिसार ने की थी। ओके, और यह जो है लगभग 544 से, इसकी स्थापना जो है 544 से 412 ईसा पूर्व तक जो है यह राजवंश चला था। और मौर्य वंश की स्थापना जो 323 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। ओके, और शुंग वंश की स्थापना जो 184 ईसा पूर्व में पीयूष मित्र शुंग ने किया था। ओके, और नंद वंश की स्थापना जो 344 ईसा पूर्व में हुई थी। ओके, तो सबसे पहले जो है वो हर्यक वंश की स्थापना हुई थी, फिर उसके बाद नंद वंश की स्थापना, फिर मौर्य वंश की, फिर शुंग वंश की। तो इसमें 4 1 3 2, 4 1 3 2, इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार जो आक्रमण किए। और काराडान में कहा जा रहा है कि वह भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। मोहम्मद गजनवी ने जो है वह 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी के मध्य जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और मोहम्मद गजनवी के आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य संपत्ति लूटना था, ना कि भारत में अस्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना था। तो इसका जो कारण है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन जो है वो सही है।
तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? रियासत, शासक। देवगिरी, देवगिरी रियासत जो है वो रामचंद्र देव और शंकर देव इसके शासक थे। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही सुमेलित है। ओके, वारंगल, वारंगल के शासक जो प्रताप रुद्र देव भी थे। प्रताप रुद्र देव, चंद्रदेव जो देवगिरी के शासक थे, ना कि वारंगल के। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। होयसल, होयसल रियासत के राजवंश जो वीर वल्लालाल थे, वल्लालाल थे। इसका जो सी है वो भी सही सुमेलित है। और जो मदुरा, मदुरा का शासक जो थे वो वीर पांड्या थे। इसका जो डी है वो भी सही सुमेलित है। तो इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही नहीं सुमेलित है। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1, आदिल शाही, आदिल शाही का संबंध जो है बीजापुर में है। तो इसका जो ए है वो 2 से सम्मिलित हो जाएगा। और निजाम शाही, निजाम शाही जो अहमदनगर से संबंधित है, निजाम शाही। तो इसका जो बी है वो 1 से सम्मिलित हो जाएगा। और इमाद शाही, इमाद शाही जो है वो यह बराक से संबंधित है। तो इसका जो सी है वो 4 से सम्मिलित हो जाएगा। और कुतुब शाही, कुतुबुत शाही का संबंध जो गोलकुंडा से है। तो इसका जो डी है वो 3 से सम्मिलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूफी संतों को काल क्रमानुसार लगाए। पहला नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, दूसरा शेख मोइनुद्दीन सिद्जी, और तीसरा बाबा फरीद, और चौथा निजामुद्दीन औलिया। सही क्रम का चयन करें। सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का समय था, और ये जो है वो 1143 से 1236 तक, 1100 1143 से 1236 तक ये जो है वो संत थे, सूफी संत थे। ओके, उसके बाद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का समय आया जो 1173 से 1235 ईस्वी तक था। और बाबा फरीद जो 1175 1175 से 1175 से 1265 तक सूफी संत थे। और निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया जो है वो 1236 से 1325 तक सूफी संत था। ओके, और नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली, नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली जो है 1274 से या जो 1356 तक सूफी संत था। तो इसमें सबसे पहले शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, फिर बाबा फरीद, फिर निजामुद्दीन औलिया, फिर नसरुद्दीन चिरागे दिल्ली। ये इनका सही क्रम है। तो इसमें 2 3 4 1, 2 3 4 1। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? पहला, 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। और दूसरा कथन है, प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। और तीसरा है, उनके पास कोची, दीव और दमन में व्यापारिक बस्तियां थीं। और चौथा, मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। भारत में पुर्तगालियों का जो प्रथम आगमन वास्को डिगामा के रूप में 1498 ईस्वी में हुआ। और उन्होंने जो अपना प्रथम कारखाना 1503 ईस्वी में कोची में, और 1510 ईस्वी में जो गोवा में, और 1535 ईस्वी में जो दीव में स्थापित किया था। और पुर्तगालियों ने जो 1661 ईस्वी में जो बम्बई को ब्रिटेन को जो दहेज के रूप में दे दिया था। बम्बई को जो ब्रिटेन के रूप में पुर्तगालियों ने 1661 में दहेज के रूप में दिया था। और इससे पहले बम्बई एवं पूर्वी व्यापार पर जो पुर्तगालियों का एकाधिकार था। मुगलों ने पुर्तगालियों को जो व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो इसमें 1 2 और 3 जो है ये सही है। और मुगलों ने जो पुर्तगालियों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी, ना कि वंचित की थी। तो इसका जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 1 2 और 3 जो सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बक्सर की लड़ाई में ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की। और
दूसरा कथन है 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को जो बंगाल में अपना राज स्थापित करने में मदद की। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता ने अंग्रेजों को जो भारत में अपना राज स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। बक्सर का युद्ध जो 1764 में हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में। इतना याद करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल सन याद कर लो, किस सन में हुआ था ये याद कर लो, यानी 1764 में हुआ था। ओके। और 1765 में इलाहाबाद की संधि ने जो ब्रिटिश को बंगाल में अपना जो राज स्थापित करने में मदद की थी। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही सुमेलित है। ओके, सही है। तो इसमें जो दोनों कथन जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, मद्रास परिषद में मैसूर पर जो कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव दिया। और दूसरा कथन है, लॉर्ड वेलेजली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को पुनर्जीवित करने की कोशिश की। और तीसरा कथन है, अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने अरेबिया, वर्साय, मॉरिशस तथा काबुल के दूत भेजे, काबुल में जो दूत भेजे। और चौथा, युद्ध बहुत ही थोड़े समय का था तथापि निर्णायक था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो वेलेजली और टीपू सुल्तान की मध्य हुआ, और जिसके परिणाम स्वरूप जो मैसूर पर अंग्रेजों का जो कब्जा हो गया। और इस युद्ध में जो लॉर्ड वेलेजली ने त्रिराष्ट्रीय संधि को जो जीवित करने की कोशिश की थी। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके। और मद्रास परिषद ने जो मैसूर पर कठोर एवं तीव्र आक्रमण की नीति का सुझाव नहीं दिया था। ओके, तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वो 1799 में हुआ था। 1799 में 1799 में हुआ था। ओके। और इस युद्ध में टीपू सुल्तान जो मारा गया था। अंग्रेजों के विरुद्ध समर्थन प्राप्त करने हेतु टीपू ने जो अरब, कुस्तुनतुनिया, वर्साय और मॉरिशस तथा काबुल में राजदूत भेजे थे। तो इसका जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। ओके। अरबिया, अरेबिया यानी कुस्तुनतुनिया में जो अपने राजदूत भेजे थे समर्थन प्राप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने। और यह युद्ध जो बहुत थोड़े समय के लिए स्थापित समय के लिए था, और यह जो निर्णायक भी था। तो इसका जो कथन चार है वो भी सही सुमेलित है। ओके, सही है। तो इसमें केवल तो इसमें 2, 3, 4 जो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ही है वो सही हो जाएगा इसमें। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।